द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और फटाफट सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न पहला सीखने से पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश को पढ़ने के बाद जो है प्रश्न का उत्तर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ, और नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को स्पष्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन लिखा है, शिक्षक और बच्चों के बीच जो मित्रवत संबंध होती है, इसी के माध्यम से बच्चे जो है सबसे ज़्यादा जो है सीखने में मददगार साबित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों पे। और अगला प्रश्न देखने से पहले ये पंक्ति लिखी गई है कविता की, और इस पंक्ति को आप लोग स्पष्ट से तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि दिख रहा होगा पूरा। तो पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोककर हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ लिया करें। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और दूसरा प्रश्न लेने से पहले है, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्रकाश बनने की बात कर रहा है कवि यहाँ पे दूसरे प्रश्न में। तो कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न में यहाँ पे लिखा गया है, मूक होई वाचाल पंगु, मूक होई वाचाल पंगु, बढ़त गिरवन गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रव, सकल कई मल दहन। तो इस पंक्ति में छंद बताना है, कौन सा छंद होगा। सोरठा, चौपाई, दोहा, वर्वय। तो चलिए तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बताना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके आंसर की। तो यहाँ पे सोरठा जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सोरठा। इसमें क्या होता है, ये एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये दोहे का सेम उल्टा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके क्या कहते हैं, पहले और तीसरे चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में जो है कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। और उसी के साथ दूसरे और चौथे चरण में जो इनकी मात्राओं की संख्या होती है वो 13 और 13 होती है। यहीं पे बात करते हैं जो है दोहे की। तो दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11, यानी मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इसके अपोजिट होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। और अगले प्रश्न में यानी चौथे प्रश्न में है, वह थोड़ा बीमार है। देखिए यहाँ पे वह थोड़ा बीमार है, एक सेंटेंस लिखा गया है और इसी सेंटेंस में लिखा गया है थोड़ा। तो ये थोड़ा जो लिखा गया है ये कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे थोड़ा जो जिसको अनुमानित ना लगा सके या मापा तोला जाए उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन फर्स्ट सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फटाफट दोस्तों के साथ लिंक भेज दीजिए, जिससे कि वो अन्य साथी भी आपके जुड़ सके। तो चलिए अगला प्रश्न है, किसी बात का गुण रहस्य जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। जो किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला होता है उसके लिए एक शब्द बताना है, पांचवे का। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो मर्मज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट करके उत्तर को बताते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है छठा नंबर का, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है।
नमल सुंदर श्याम शरीर की सरल नीरद सी कल कांति थी। तो इसमें अलंकार पूछा गया है उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। छठे प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो चलिए देखते हैं। और तो इस प्रश्न का ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार जहाँ उपमेय से उपमान की किसी समान अलंकार को लेकर तुलना की जाए वही उपमा अलंकार होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसका अन्य उदाहरण जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, ये भी जो है उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से ये है। तो पहला सही होगा इसका। बढ़ते हैं अगला पे। था किस वर्ग का व्यंजन है? तो था किस प्रकार का वर्ग व्यंजन है ये बताना है। उच्चारण के आधार पर बात करते हैं था की। तो था जो है ये दंतस्थ व्यंजन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है किस समूह में सभी शब्द तत्सम शब्द होंगे? तत्सम शब्द का तात्पर्य है कि अंग्रेजी से मिलते जुलते शब्द होंगे। तो चलिए देखते हैं। 7वीं के बाद 8वीं का नंबर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे शर्करा है, पवन है, ज्येष्ठ है और अग्नि है, ये सभी शब्द जो हैं तत्सम शब्द के उदाहरण हैं और ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे ऋजुता का सही विलोम कौन सा होगा? टेढ़ापन, वक्रता, वांकापन या फिर तिरछापन। तो देखिए जैसे टेढ़ापन का विलोम शब्द सीधा हो जाएगा या सीधापन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऋजुता जो लिखी गई है, ऋजुता अपने आप में जो होता है सभी लोग को मालूम है, तो ये क्या होता है? एक सीधा होता है। ठीक, ऋजु रेखा कहते नहीं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा, ये वक्रताकार हो जाएगा। और वहीं पे अगर टेढ़ापन है तो वहाँ पे सीधापन उसको कहेंगे। तो बी ऑप्शन इसका लेकिन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है? निमिष शब्द का तात्पर्य है क्षण या पल का पर्याय है ये, और इसी का उल्टा जो है आप ये अच्छा पर्याय ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्षण या पल मैंने पहले ही बता दिया। डी ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भाषिक सहवर्ती क्रिया कौन सी नहीं है इसमें? भाषिक सहवर्ती क्रिया कौन सी नहीं है ये बताना है इस विषय में। 11वें प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके आप लोग। बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अनुलेख नहीं क्रिया मतलब सहवर्ती क्रिया नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला पुस्तक कैसी किस प्रकार की लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है? बात की गई है पुस्तक की, तो पुस्तक जो है किस प्रकार की लिंग है ये बताना है। 12वें में देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। और यहाँ पे लिंग के विषय में बात किया गया है। तो भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। पुस्तक जो होती है एक स्त्रीलिंग है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का जो है आंसर कौन सा होगा अपनी राय जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? 13वें प्रश्न का। तो देखिए कारक तो हम अपने प्रैक्टिस सेट में आप लोग को इतना बता दिए हैं, आप लोग को तुरंत बता देना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पेड़ से गिरने का तात्पर्य है कि पेड़ से वो अलग हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, क्योंकि अपादान कारक जो होता है वो अलगाववादी यानी अलगाव को ही दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो है अगर चिन्ह देते हैं तो यहाँ से होगा या अलग होने का अर्थ आपको दिखेगा। तो यहाँ पेड़ से गिरा तो इसका मतलब पेड़ से अलग हो गया, तो पहला सही होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले प्रश्न में है जिस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं पीछे कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है। बस में अंत जुड़ा है, बसंत हो गया। रट में अंत जुड़ा है, रतंत हो गया। भीड़ में अंत जुड़ा है, भिड़ंत हो गया। धड़ में अंत जुड़कर धड़ंत हो गया। तो चलिए देखिए किसमें कौन नहीं जुड़ा है ये बताना है। और अच्छा प्रश्न है 14वें का। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर दिख रहा होगा तो ये बसंत एक अपने आप में शब्द होता है जो ऋतु है। ठीक,
इसमें कोई भी जो है मूल शब्द नहीं है, ये आप अपने आप में ही मूल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, मैंने देखिए आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने पहले जो बताया था बस, तो बस कोई क्रिया थोड़ी ना है। क्रिया के अंत में जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वहाँ पे उसको कहा जाता है कि जोड़ा गया, मूल शब्द में जुड़ते हैं, तो ये बस कोई मूल शब्द थोड़ी ना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अक्षौहिणी की संधि विच्छेद कौन सी है? 15 नंबर अक्षौहिणी शब्द में संधि विच्छेद बताना है, तो यहाँ पे अक्ष धन ओहिणी, देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा आपका, अक्ष धन ओहिणी। नेक्स्ट पे चलेंगे, द्वंद्व समास कौन सा है? 16 में द्वंद्व समास एक दूसरे का अपोजिट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन नर और नारी जो है ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। नर नारी, माता पिता, रात दिन, ये सभी जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दोनों अपने आप में विशेषण होते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण ही होते हैं, मतलब अपने आप में खास होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, खरी खजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होगा? एक मिनट खरी मजूरी चोखा काम, चलिए खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होगा? थोड़ा पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए देखिए अब तो क्लियर हो गया होगा, आप बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। 17 में तो यहाँ देखिए खरी मजूरी चोखा काम का मुहावरे का अर्थ जो होता है, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? बहुत अच्छा प्रश्न। एक आंख के काने के कवि के बारे में बताना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात करते हैं प्रेमा मार्गी सूफी शाखा की। तो यहाँ पे प्रेमाख्यान कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, ये एक आंख से अंधे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, ये सब जो है सूफी शाखा के कवि कहे जाते थे। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द कौन सा होगा? 19 नंबर का, सुख और दुख से ध्वनि जो समानता रखने वाला शब्द होता है वो मुख होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे और अगले प्रश्न में है, सब्यसाची शब्द में के लिए एक शब्द क्या होगा? 20वें नंबर प्रश्न का आंसर बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सब्यसाची के लिए एक शब्द जो होता है, और ये सब्यसाची एक शब्द है, इसके लिए एक वाक्य बताना है। तो यहाँ पे बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे और ये इंग्लिश का पैराग्राफ्स है, और इस पैराग्राफ्स को आप लोग आराम से बैठकर पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जो है ऑप्शन का आंसर बनाएंगे, क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए हैं तो आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न पहला ही है, द वर्ड डिटरमाइन मोस्ट नियरली मीन्स 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा, गोवेंस। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ये पोएम लिखी गई है और इस पोएम को आप लोग आराम से बैठकर पढ़ेंगे। ऑन आ टायर्ड हाउसवाइफ के विषय में यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे और 22 नंबर के प्रश्न का जवाब देना है। चलिए उम्मीद है पढ़ लिए हैं। 22 नंबर पे चलते हैं और 22 नंबर के प्रश्न के आंसरों को देखते हैं जब ऑप्शन को, तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। द वोमेन वाज ऑलवेज टायर्ड बिकॉज, तो क्यों ऐसा होता है औरतों के विषय में? तो चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है शी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क विदाउट एनी हेल्प। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज नॉट एज ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो यहाँ इस में जो है
कौन प्रेडिकेट का पार्ट नहीं होता है उसके विषय में बताना है। 23 नंबर में तो प्रेडिकेट का जो पार्ट नहीं होता है वो एडजेक्टिव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, 24 नंबर के प्रश्नों की बात करते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ें, वहाँ पे फिल करना है। दीज मैंगो टेस्ट्स, ऑप्शन स्वीट्स, यानी डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे टेस्ट्स भरा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, बॉडी का एडजेक्टिव कौन सा होगा इसमें। यहाँ पे बॉडली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे और 26 नंबर की प्रश्न हमें खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन लुक्ड बिल्कुल सही ऑप्शन भरा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक है। 28 और 29 नंबर दोनों प्रश्न में। तो यहाँ पे 28 नंबर पहले, सबसे पहले 27 की बात करते हैं। तो 27 में सी ऑप्शन सिंस भरा जाएगा। आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट है 28 नंबर में डी ऑप्शन इसमें भरा जाएगा। ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। नेक्स्ट है, इसको जो है नाउन अप्रूव में चेंज करना है वर्ब को। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अप्रूवल हो जाएगा। ठीक, अप्रूव का नाउन जब चेंज करेंगे, इसका वर्ब बनाएंगे तो अप्रूवल हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे और इसमें देखिए ये नीचे जो सेंटेंस लिखा गया है, इसको आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इटलाइजेशन वर्ड बनाना है। इसमें कौन सा शब्द होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। 30 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और ये संस्कृत का प्रश्न आ गया यहाँ पे, एक गद्यांश है संस्कृत का, आप लोग इसको पढ़ेंगे आराम से और उसके बाद जो है क्वेश्चन के जवाब को बनाएंगे। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्नों पे और 31 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो हमारे पुराने साथी या मित्र हैं उनको मालूम है कि संस्कृत के केवल ऑप्शनों को बताया जाता है, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये भी जान लें कि संस्कृत के 10 प्रश्न का ऑप्शन हम बताते हैं, आप लोग इसको पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो 32 नंबर का प्रश्न जो है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे और यहाँ पे ये श्लोक लिखा गया है और श्लोक के साथ साथ यहाँ पे नीचे आपका 32-33 नंबर का क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो श्लोक पढ़ें और ऑप्शन को बनाएंगे। तो 33 नंबर का ऑप्शन की जो सही होगा वो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्या बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए 33 के बाद 34 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे ये तद जो शब्द लिखा गया है, इसका सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति के रूप में कौन सा होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, तत्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर का प्रश्न है, ये जो लिखी गई है ये किसका कौन सा सूत्र का उदाहरण है। 35 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अजंतः का संधि विच्छेद 36 नंबर में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है अच प्लस अंता हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर पे चलेंगे तो 37 नंबर में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 55 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में बांटा है। 38 नंबर में, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 14 खंडों में बांटा गया है। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं 39 नंबर के प्रश्नों पे, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न और अगले प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्नों पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो नहीं 39 नंबर का ऑप्शन सी तो हो गया है। इसी के साथ 40 पे चलेंगे। 40 नंबर पे बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। अगला है यहाँ पे संस्कृत के बाद अब जो है आपका साइंस के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। तो पहले प्रश्न में यानी 41 नंबर का प्रश्न जो है ये संस्कृत का है। इसमें पूछा गया है कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह अपने सबसे यानी ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका जो है प्रक्षेप या किस प्रकार से उसका वो होता है। जैसे कोई वस्तु है यहाँ से मान लीजिए फेंकी जाती है इस प्रकार से और ऐसे गिर जाती है, तो ये इसकी सबसे उच्चतम ऊंचाई जो यहाँ पे होगी उसको जो है किस रूप में देखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि त्वरण नीचे की ओर होता है।
इसका जो है त्वरण किस तरह होता है, नीचे की, तो क्योंकि जब लास्ट ऊंचाई तक पहुंचेगा उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और अगले प्रश्न की जब बात करते हैं 42 नंबर पे, कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। जैसे हाई, यहाँ पे एक तरफ यंत्र लिखे गए हैं और दूसरे तरफ ये सब यंत्र हैं और दूसरे तरफ उनके किसको मापा जाता है ये लिखा गया है। तो इसमें कौन सा सही जोड़ा नहीं यानी सही सुमेलित नहीं है ये बताना है था, यानी यही बताना है इस प्रश्न में। तो इसमें हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल का जलवाष्प यानी कह सकते हैं कि आर्द्रता को मापता है, तो सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो लैक्टोमीटर तरल एवं विशिष्ट घनत्व गलत है। लैक्टोमीटर दूध की क्वालिटी को मापता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यही प्रश्न यहाँ पे गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था। बाकी सही अपने आप में जोड़े सही हैं। और वहीं पे एनीमोमीटर की बात करते हैं तो वायु की गति को मापता है और इस सिग्मोग्राफ जो होता है भूकंप को मापता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं। यदि छवि का गठन लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सॉल्विंग की। तो 1 मिनट यहाँ थोड़ा सी जगह बना लेते हैं जिससे कि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग लगाएंगे। तो ये जो इसका फार्मूला होता है फोकस दूरी का, तो 1/, यह बराबर होता है 1/v माइनस 1/u ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका जब मान रखेंगे तो यहाँ पे v का मान 10 है, इसको जब सेंटीमीटर में है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। u का मान 40 सेंटीमीटर है, इसको भी जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वहीं पे आगे जब सॉल्व करेंगे 1/, यह बराबर लिखेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा, सबसे पहले इसके मान को रख लेते हैं। तो 1/, ये 10 हो जाएगा, माइनस 1/, ये माइनस में है तो 40 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा निकल के 4 + 1/40 यानी 40, उसके बाद बराबर 1/8 हो जाएगा। और जब 1/8 हो जाएगा तो यह बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको ये सेंटीमीटर में है, ठीक, इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8/100 और 8/100 जब मीटर जब हो जाएगा ये, तो इसको हम लोग डायोप्टर में जब बनाएंगे तो यही डायोप्टर में जब बनाया जाता है तो 1/f होता है, सभी लोग को मालूम है। तो 1/8/100 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग काटे पीटेंगे तो ये आएगा आपका 12.5 डायोप्टर, यानी कि 12.5 डायोप्टर के बराबर ये आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12.5 डायोप्टर, ये देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। पायरोल्यूसाइट किसका खनिज या किसका अयस्क है ये बताना है। तो ये है मैग्नीज का, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, और इसका फार्मूला क्या होता है, MnO2 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा पायरोल्यूसाइट का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पानी का पीएच मान कितना होता है। वैसे शुद्ध पानी का पीएच मान तो 7 ही होता है, क्योंकि ये जो है एक उदासीन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा सही हो जाएगा, 45 नंबर का पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जल एक पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। 46 नंबर के प्रश्न में अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताना है। तो CH4Cl2, देखिए CH4Cl2 होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो जो है डी ऑप्शन बिल्कुल, 1 मिनट, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। CH4Cl अमोनिया क्लोराइड, जिसको नवसादर के रूप में हम लोग जानते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी को क्या कहा जाता है, नवसादर भी कहते हैं। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? यदि रक्त के प्रवाह में हवा चली जाती है तो सबसे खतरनाक जो है माना जाता है, तो ऐसा क्यों है ये बताना है इसमें। क्योंकि बुलबुले जो होते हैं यानी कि हवा जो होती है रक्त में, ये जो है उसमें प्रवाह, उसके प्रवाह में बाधा बन जाती है, बाधा डाल देती है, ठीक, जिसके परिणाम व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है? तो यहाँ पे विटामिन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है हम लोग क्षय रोग के नाम से जानते हैं, जिसको टीबी के नाम से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस प्रकार से या किस में होता है? तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस टाइप में होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे गणित का प्रश्न स्टार्ट होता है, तो गणित के प्रश्नों को हम लोग स्किप करते हैं। जो भी पुराने साथी हैं उनको मालूम है, और जो नए साथी हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करके जो है और फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद वहाँ से आप इसके पीडीएफ को लोड कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, पूरा पीडीएफ आपको 150 प्रश्न का पीडीएफ आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा और इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे सर के द्वारा इसको जो है पूरे डिटेल में मैथ का क्लास चल रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें, समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, वहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले पोर्शन को। और 71 नंबर का प्रश्न अगला पोर्शन है। तो इसमें खाद्य संरक्षण के लिए कौन से जोड़ा जो है ठीक नहीं है? तो खाद्य संरक्षण में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, नहीं के विषय में बताना है। जैसे आलू चिप्स होता है, दूध से पनीर होता है, सेब से जैम होता है, कच्चा आम से अचार होता है। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इस विषय में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, दूध से जो है पनीर, ये जो है सही नहीं होता, क्योंकि दूध से पनीर जब बनता है तो दूध जो है ख़राब हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आलू से चिप्स जब बनाया जाता है तो सेफ्टी रखा जाता है, रखने के लिए यानी सेफ रखने के लिए होता है। और वहीं पे सेब से जो जैम बनता है वो भी सेफली रखे जाने के लिए ही बनाया जाता है। बट अगला है कच्चा आम से जो अचार बनता है, ये भी सेफ बनाने के लिए यानी कि लंबे समय तक रखने के लिए इसको बनाया जाता है। वहीं पे दूध से जब पनीर बन जाता है तो दूध खराब हो यानी फट कर पनीर बनता है। ठीक, तो ये जोड़ा इसका बिल्कुल गलत है, और इसको ज़्यादा देर तक संरक्षित या सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नकदी फसल का समूह कौन सा है? नकदी फसल का तात्पर्य है कि इसको हम लोग लंबे समय तक अपने पास जो है रख नहीं सकते हैं, तुरंत खेत से ही कटता है और खेत से ही व्यापार के लिए चला जाता है, बिक जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चाय, कपास और गन्ना जो होता है ये आपका नकदी फसल का समूह है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है देवा शरीफ मेला, जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीवंत उदाहरण है, आयोजित जो है कहाँ पे होता है? तो ये आपके बाराबंकी में होता है, सभी को मालूम है, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी प्रायद्वीपीय नदी की बात यहाँ पे किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर स्पष्ट का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात कर देते हैं, प्रायद्वीपीय नदी अगर पूछ लेती है तो गोदावरी सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर यही प्रायद्वीपीय नदी नहीं होती तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछा होता तो गंगा आपका हो जाता, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन यहीं पे गोदावरी जो कि एक प्रायद्वीपीय नदी है, तो इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? यानी संविधान सभा के द्वारा भारतीय जो है कब अंगीकृत किया गया था, ये बताना है। तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कुछ अनुच्छेदों को लागू करके अंगीकृत कर लिया गया था।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 73वां संविधान संशोधन था जो पंचायती राज को की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कौन सी गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो जलवायु परिवर्तन के लिए वैसे जो है गैसें आमतौर पर जो जिम्मेदार हैं, इसमें पहला ही सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सभी गैसें आ जाएंगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें दो गैसों के नाम लिखे गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन, दोनों गैसों हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो वायु परिवहन की शुरुआत भारत में 1911 में हो गई थी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा, 1911। और इसके तहत इलाहाबाद में नैनी के बीच एक विमान डाक सेवा का परिचालन भी किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जो जाने जाते हैं जीके गोखले हैं, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, माफ कीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर जीके गोखले का तात्पर्य है कि गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कहीं कहीं जीके गोखले मिलेंगे, कहीं कहीं बालकृष्ण गोखले मिलेंगे, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही था। अगला है 80 नंबर का प्रश्न, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या कौन थी? देखिए, लेडीज अगर होंगी तो थी हो जाएंगी, या जेंट्स होंगी तो थे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को इतना मालूम ही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन देखिए, एनी बेसेंट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा ही इस सोसाइटी की स्थापना यानी की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसका प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं विकास की। तो विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर, जिसको हम लोग गुणात्मक तरफ से कह सकते हैं, वृद्धि होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे विकास का अर्थ, जो सटीक विकास का अर्थ होगा, वो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, इसमें लिखा गया है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है ये विकास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही होगा? चलिए एक मिनट, थोड़ा ऑप्शन सभी दिख जाए तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है सभी ऑप्शन और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो 82 नंबर का प्रश्न कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जैसे बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की जो भूमिका के बारे में सही बताना था, तो यहाँ पे देखिए समवयस्कों और पितृक, जिसको जेन्स कहते हैं, जिन कहा जाता है, जिसको आनुवंशिकता भी कह सकते हैं, का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, मतलब योगात्मक नहीं होता है। आधा जो है क्या कहते हैं आनुवंशिकता का होता है और आधा ही वातावरण, यानी 50-50% दोनों का जो है अपना योगदान होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो सही है बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया कि कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें भी बिल्कुल सही होगा। विषय वस्तु की जो परिवर्तनता होती है, यही अधिगम को प्रभावित करने वाले सबसे कारक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है, कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तो अभ्यास है, तत्परता है, प्रभाव है या खेल है? तो देखिए, ये थॉर्नडाइक के द्वारा 3 मुख्य नियम जो दिया गया था, उसी मुख्य नियम में 3 हैं। आपका अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है और प्रभाव का नियम है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो क्या कहते हैं सी लिखा गया है, खेल, ये खेल जो है सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये थॉर्नडाइक के द्वारा 3 नियम दिया गया था। पहला अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम दिया गया था, और अन्य 5 नियम जो दिए गए थे वो गौण नियम कहलाते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसकी आधारशिला जो रखी गई थी वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की आधारशिला का 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमन, वुल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका
तथा कुर्ट लेनिन के द्वारा रखा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी सही हो जाए। कुर्ट कोप्ताती थे और मैक्स वर्दीमान भी थे, कुर्ट लेनिन भी थे और एक और थे, इनका नाम था वोल्फगैंग कोहलर भी थे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन चारों हो जाएगा। चारों आप लोग याद कर लीजिएगा। 3 यहाँ पे नाम दिया गया है, एक मैं बता दे रहा हूँ कि वोल्फगैंग कोहलर उनका नाम था, वोल्फगैंग कोहलर। नेक्स्ट पे चलेंगे, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है बच्चे के सर्वांगीण विकास से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, किस प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। कौन सा प्रतिभाशाली होने का प्रतीक संकेत या प्रतीक नहीं है, ये बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही देखिए, दूसरों के साथ झगड़ा करना ये कोई प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, माफ कीजिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बताना था। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि, 1 मिनट, चलिए दिख रहा होगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में यदि आप कार्यभार संभाल रहे हैं तो वहाँ पे वंचित वर्ग के बच्चों की पृष्ठभूमि को जो करना चाहिए वो उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा पर शामिल करें। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही, कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के नंबर पे चलते हैं। इसमें एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है तो आप इस समय उसके लिए क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से यदि कोई भी अध्यापक को आप बार बार बुलाते हैं और आपसे वो मिलने के लिए नहीं आता है तो आप एक शिक्षक के रूप में कार्यभार कर रहे हैं तो आपको खुद चले जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना क्यों की गई थी। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो मनोविज्ञानशाला की सेवाओं के विस्तार के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव वर्ड को हमें ढूंढना है जिसपे बल नहीं देता है। पहला ऑप्शन प्रबंधन के केंद्रीकरण पर जो है बल ये नहीं देता है। बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष के एक मानसिक प्रक्रिया है तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। देखिए आप लोग ये इसको इम्पोर्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि चिंतन जो है यह एक संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये कथन किसके द्वारा की गई है। जॉन डेवी के द्वारा कही गई है, गिलफोर्ड के द्वारा कही गई, क्रूज के द्वारा कही गई है या फिर रोनाल्ड रॉस के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होता है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यह रॉस के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीबीएसई जिसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाता है द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसमें उनसे जो है अपेक्षा की जाती है कि वे जो है किस प्रकार से या किस प्रकार की श्रेणी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न में पूछा गया कि बच्चे जो हैं ये किस प्रकार से होते हैं या बच्चे कैसे होते हैं ये बताना है। तो इसका सबसे सही आंसर आप लोग ऑप्शन पढ़े होंगे तो देखिए डी ऑप्शन सही मिल रहा है। ये बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में है कि कौन शेष से अलग है यानी भिन्न है। तो शेष से भिन्न ढूंढना है। ऑप्शन आप पढ़िए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान वयस्कों का सिद्धांत या फिर ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। नेक्स्ट है
सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ये सबसे अलग है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 97 का ऑप्शन बताना है। तो इसका सी बिल्कुल सही होगा। ये उत्तेजना या भावों में उथल पुथल जो होता है यही संवेदना का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पेस है को यानी किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। 98 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना ही अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले पे चलते हैं। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है। तो ये जो मदद नहीं करता है ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो बच्चों को अन्य बच्चों को की आलोचना करने देना ही ये इसमें कोई वातावरण में मदद नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। कोई भी बच्चे अगर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं तो ये सही नहीं होता है, मदद नहीं होता। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला प्रश्न है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान होता है। तो यह कथन किसका है। तो ये कथन डम्बिल का है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही होगा। ठीक, भी यहाँ पे 100 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और 101 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक बता देते हैं कि 101 से लेकर के 130 प्रश्न नंबर तक यहाँ पे करंट अफेयर और जीके के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये इसको हम लोग थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे, आप लोग मिलान करते रहिएगा हमारे साथ। ठीक, चलिए। और ये पुराना थोड़ा करंट अफेयर है, 1 साल पहले का है, 1-2 साल पहले का। और आप लोग करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ मिलते जुलते रहें। थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे, 2-3 मिनट लगेगा, तो आप लोग घबराएं नहीं, फटाफट कर लिया करें। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में चीन के राज्य परिषद विकास अनुसंधान और भारत के नीति आयोग के बीच चौथी वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया था। देखिए, अगर क्वेश्चन आपका आ गया तो आप क्या करेंगे, इसलिए देखना जरूरी है, देखते ही रहिए, हम बता देते हैं। तो ये बात नवंबर 2018 की है जिसमें चौथा वार्ता हुई थी और ये जो हुई थी मुंबई में हुई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। और इसमें जो है जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 68वां देश कौन सा था। बहुत अच्छा प्रश्न है। जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो एक ऐसा मुख्यालय है, ये जो विश्व का मुख्यालय है यानी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, और इसका मुख्यालय अपने भारत में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 68वां देश कौन सा है ये बताना है। ये म्यांमार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 19 जुलाई 2018 को म्यांमार भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ये शामिल होने वाला 68वां देश बन गया है। ठीक, ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, भारत और फ्रांस के द्वारा ये किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया है। तो यहाँ पे जो फैसला लिया गया है वो बोत्सवाना के लिए लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बोत्सवाना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौवहन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018-19 में सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग किस बंदरगाह पर हुई है। कार्गो हैंडलिंग की बात किया गया है तो ये कांडला बंदरगाह पे किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में GSAT-29 संचार का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया था वो GSLV MK3D2 के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विवाहेतर संबंधों पर निर्णय लेने वाले संवैधानिक पीठ के सदस्य कौन नहीं थे। यानी कि जो विवाहेतर संबंध थे उस पर निर्णय लेने वाले एक नहीं है। इसमें ये डी ऑप्शन, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जी नहीं थे, बाकी सभी जो हैं थे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, QS ब्रिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्था है, इस विषय में बताना है। तो यहाँ पे ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है ये 2018 के शीर्ष टॉप स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमान परियोजना हेतु किस राज्य को विश्व बैंक ने 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की सहमति जताई है।
तो ये जो जताया गया है ये उत्तराखंड को जताया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सबकी योजना सबका विकास, देखिए अच्छा प्रश्न है, सबकी योजना सबका विकास की मूल अवधारणा के तहत 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 तक एक जन अभियान संचालित करने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा जो की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, सुबासरा सामगढ़ नहर परियोजना का शिलान्यास हाल ही में किस राज्य में किया गया। तो चलिए ये प्रश्न अच्छा है। सुबासरा सामगढ़ ये एक नहर परियोजना है और ये जो नहर परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो सही होगा डी सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद का ग्राहक उत्कृष्टता वैश्विक शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन तो किया गया था वो कनाडा में किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2018 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर को फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था। तो इसको जो दिया गया था वो पहला ही सही हो, लुका मॉड्रिक को दिया गया था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाल ही में दिवंगत पाल एलन का संबंध किस वैश्विक कंपनी से है। तो इनका संबंध जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक, आप लोग मिलान करते रहिए, जो भी होगा कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताते रहेंगे। 14 नंबर 114 पे चलते हैं। इंडोनेशिया में संपन्न तीसरे पैरा एशियाई खेलों का शुभारंभ क्या था। तो इसमें मोमो नामव इसका शुभारंभ था, शुभांकर था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने नए वायुमार्गों पर हवाई सेवा का प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये 5 हवाई मार्गों पर हवाई सेवा को प्रारंभ किया गया, शुभारंभ किया गया। अभी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, 2018 का प्रतिष्ठित फील्ड मेडल किन्हें प्रदान किया गया है। तो ये जो प्रदान किया गया है अक्षय वेंकटेश को प्रदान कर दिया गया है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, 2018 एशियाई खेलों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपके दिखे गए हैं, पहला और दूसरा यहाँ पे है और ऑप्शन भी साथ साथ दिख रहा है। तो इसको और इसको आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को मिलान कर लेंगे। सत्य बताना है यहाँ पे केवल दूसरा ऑप्शन सही है, जो 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर भिन्न भिन्न जो इससे आंटुंग व काका था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी पहला गलत है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस से मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, यानी पहले किस दिन ये किया गया है ये बताना है। तो ये जो किया गया था वो 5 अगस्त 2018 को एक स्टेशन था जिसका नाम मुगल सराय था, उसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गठित राजीव ढोकलिया, माफ़ कीजिए ढोकलिया पढ़ रहे हैं, ढोलकिया है, राजीव ढोलकिया है समिति का संबंध किससे है। तो राजीव ढोलकिया का संबंध जो है ये संबंध है जीडीपी गणना में संशोधन से। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा। जीडीपी गणना में जो संशोधन किया गया है वो राजीव ढोलकिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस राज्य में ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन्हें उड़ीसा के लिए बनाया गया, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई। तो यहाँ पे नहीं लिखी गई है, गबन है, गोदान है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 तो आप लोग को मालूम है, गबन और गोदान जो है ये तो सम्मिलित ही है। उसी के साथ साथ निर्मला भी इनकी लेखनी है, बट यहाँ पे गाइड जो लिखी गई है ये नहीं लिखी गई है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ये R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है। तो साल्ज़बर्ग महोत्सव ऑस्ट्रिया में किया जाता है, ऑप्शन नंबर भी सही होगा। नेक्स्ट है, कुक, उसके बाद स्पेस है, कहाँ की लोक नृत्य है। तो कुड जो है ये लोक नृत्य है आपके जम्मू और कश्मीर का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, 10 ठाठ या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है। इसी 24 नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत जो है ये इसी से संबंधित है, 124 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 125 नंबर प्रश्न में, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। यानी कि मदर टेरेसा जो थी उनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, ये तो आप लोग को मालूम है। और ये जो दिया गया था वो
1979 में जो है इनको दिया गया था, और ये शांति के लिए इनको मिला था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इनकी बात करते हैं इनकी, तो ये मेसेडोनिया की में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटन कप किस खेल से संबंध है। यहाँ पे अब जो है जेके के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं सामान्य ज्ञान के। तो बेटन कप किससे संबंधित है, किस खेल से, तो ये हॉकी से संबंध रखता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, गांधार कला है वो, सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे जिस होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड में थे वो उस समय आपके इटली थे, क्लेमेंट इटली नाम था उनका। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था। तो ये जो पेश किया गया था, सी ऑप्शन सही होगा, 4 जुलाई 1947 को पेश कर दिया गया था, सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, कौन सा उत्पाद संघ यानी जिसको कार्टेल कहा जाता है का उदाहरण नहीं हो, यहाँ पे नहीं है। तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जैसे ओपेक जो है ये इसके यानी उत्पादक संघ कार्टेल का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी इसके उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट होता है और यहाँ पे खाली स्थान एक बीच में है, इसको आप लोग को फिल करना है। तो चलिए हम आप सबको बताते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, तो 131 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए 2 से 10 तक जाने में +8 को जोड़ दिया गया है। वहीं पे बात करते हैं 10 से 30 तक जाने पे 20 को जोड़ दिया गया है। वहीं पे अगले इसके आगे जाने पर अच्छा एक यहाँ पे 2 प्रक्रिया हो रही है। यहाँ ऊपर भी देखिए यहाँ पे 12 जोड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग एक बार 8 जोड़ेंगे और एक बार 12 के बाद 18 जोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद 18 के बाद 4 बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा आपका कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे 68 सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा 2 स्टेप में आप लोग जोड़ेंगे, एक बार में 8 जोड़ेंगे, फिर 20, फिर 38, फिर 62 और ऊपर जो है 12, 18, 24 इस प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे। तो ये 68 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये कैलेंडर से प्रश्न लिया गया है, पढ़ लेंगे 32 नंबर 132 का। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आएगा, प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे 1998 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और ये कैलेंडर का प्रश्न है। 8:55 पर घड़ी दोनों सुइयाँ कितने अंश का कोण बनाएंगी। तो अच्छा प्रश्न है और इसको निकालने का फार्मूला हम आप लोग को बता देते हैं, आप लोग इसको निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, एच इंटू में 2/11, उसके बाद फिर एच इंटू में 30 ये मिनट होता है, फिर प्लस माइनस यहाँ पे आपका जितने अंश का कोण बनाएगा वो लिख सकते हैं, और उसके बाद बराबर यम करके जो है निकाल सकते हैं। ठीक, इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सब मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर जो आएगा वो आपका आंसर आएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से 62.5 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, और इसमें पूछा गया कि 3 का विपरीत यानी 3 के ऊपर या विपरीत कर सकते हैं, कौन सा सही होगा। तो डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 का विपरीत 6 होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 135 नंबर का प्रश्न है, आपसे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा 135 का वो पहला ऑप्शन सही होगा, जो 12 वर्ष जो है हो जाएगा। जैसे कि एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। तो यदि शादी के समय यह अनुपात इतना था तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी, 12 वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन ऐसा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। फ्लिपकार्ट किस प्रकार की वेबसाइट है। तो फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्टफोन का समाज पर क्या दुष्प्रभाव है।
तो इसका जो दुष्प्रभाव है, जैसे एक्सीडेंट भी अधिक होते हैं, बच्चों का दुष्प्रभाव भी इस पर ज़्यादा पड़ता है और याददाश्त में जो कमी आ जाती है, इसका यही कारण है। तो यहाँ पे उपरोक्त तो सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे परियोजना या पैट्रिक जिसको प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है? परियोजना या प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे किलपैट्रिक इनको जी को माना जाता है, भी ऑप्शन सही होगा। मैंने पहले पढ़ते समय ही बता दिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण की डाल्टन विधि प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो श्रेय जाता है वो श्रेय आपके हेलन पार्कहर्स्ट को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 140 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित डिम्ड विश्वविद्यालय का नाम जो है बताना है। क्या नाम है इसका? तो इसका जो नाम है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ से ये आपका मनोविज्ञान के साथ प्रश्न शुरू होता है। तो पहला प्रश्न में है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, तो इस संदर्भ में वह क्या करेगी? इस संदर्भ में उसको करना चाहिए कि आंतरिक परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और अगले प्रश्न में है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए कौन से सिद्धांतवादी आगे आए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का पहला ही सही होगा। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सही युग्म कौन सा नहीं है? इसमें देखिए 4 युग्म दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। चलिए फटाफट बताइए कौन सा हो जाएगा 143 का। तो यहाँ पे देखिए सीखने का समग्र विकास ये हल के द्वारा दिया गया है, ये गलत है। मैंने पहले अभी ऊपर के प्रश्नों में बताया कि 4 हैं। ठीक, तो ये सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि सीखने का समग्र विकास जो संबंधित है वो गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है और गेस्टाल्टवादियों जो होते हैं ये 4 लोग थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मिलान नहीं करता है, बाकी सभी है। जैसे सीखने की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। वहीं बात करते हैं सीखने का क्लासिकल या फिर हिंदी में इसको जो है फिजिकल कहते हैं सिद्धांत, ये भी जो है पावलोव के द्वारा दिया गया था। तो ये सभी सही है, बट डी ऑप्शन मिलान नहीं सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, कौन सी घटना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है? तो नकारात्मक पुनर्बलन का जो उदाहरण है वो दर्दनाक उद्दीपन को दूर करना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो शिक्षण कुशलता से जो संबंधित है वो उपरोक्त सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्यापन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का ऑप्शन। यदि आप एक शिक्षक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं तो यदि कोई भी विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति यानी कि मन नहीं लगा रहा है पढ़ाई करने में, तो आप उस समय क्या करेंगे? तो यहाँ पे सबसे सही और अच्छा आंसर जो है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे जिससे उनका मन पढ़ाई में लग जाए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसके पदानुक्रमित व्यवस्था है? 147 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का ये पदानुक्रमित व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास जो होता है वो निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, तो यह उसके लिए किस प्रकार से भिन्नता का कारण बनेगी? तो इस प्रश्न को जो अभी हमारे पुराने साथी हैं इसके साथ पहले या 1-2 प्रैक्टिस सेट पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़े थे, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे अधिगम की शैली जो है वो भिन्न इनको
यही भिन्नता का कारण बनाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक को शांत कमरे में पढ़ना अच्छा लगता है और दूसरे को समूह में पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक, तो यहाँ पे अधिगम शैली ही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न होगा। इसमें लिखा गया कि अभ्यास के सिद्धांत पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम किस प्रकार से होता है। स्वतंत्र चर होते हैं, परतंत्र चर होते हैं, अन्य चर होते हैं या फिर स्थित चर होते हैं। तो यहाँ पे ये परतंत्र चर होते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। अधिगम का प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम जो होता है वो परतंत्र चर के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और 150 प्रश्नों में यहाँ पे कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके आप लोग फटाफट बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही बने हैं। और साथ साथ हमारी वीडियो कैसी लग रही है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।